तो देखो, लास्ट में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कोई बताओ स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन करो। एक सेकंड में जितना उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में उस सर्किट के अंदर जितना चार्ज फ्लो होगा, बताया था ना यहाँ डायग्राम बना के ऐसे करके, और एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, करंट होगा। अगर एक सेकंड में एक ही कूलाम चार्ज फ्लो हुआ तो 1 एम्पियर का करंट है। एक सेकंड में 2 कूलाम का चार्ज फ्लो हो गया तो 2 एम्पियर है। एक सेकंड में 3 कूलाम का चार्ज फ्लो हो गया तो 3 एम्पियर है। बात समझ में आ गई? ऐसा करंट का पता कर रहे हो। तो सेकंड डेफिनेशन याद रखनी है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। उस सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे उसको, है ना। तो देखो, अच्छा वो बताओ, करंट स्केलर है या वेक्टर है? आप बताओ क्यों है स्केलर? करंट की डायरेक्शन नहीं होती? डायरेक्शन तो दिखाते हैं हम, जो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है वही करंट की होती है। चार्ज फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते, ये बोलना है आपको। अगर एग्जाम में आता है कि करंट स्केलर है और वेक्टर है, रीजन दो, तो रीजन में क्या लिखोगे जो लिखवाया था, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के योग के नियम का पालन डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं ना, डायरेक्शन से मतलब ध्यान नहीं देते। चलो, एक एक न्यूमेरिकल लिखो, मैं बोल रहा हूँ, देखो जरा। हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रहा है। मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रहा है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, इधर समझो। कह रहा है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में कितनी ऑर्बिट होती हैं? और भाई क्वेश्चन में बोला है हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन और एटम में कितनी ऑर्बिट होती हैं? एक ऑर्बिट होती है ना। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है। हाइड्रोजन का सिंबल लिखते हैं 1H1। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, बस। प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, बस। इसमें न्यूट्रॉन भी नहीं होता, है ना। तो देखो ऐसे बनाएंगे हाइड्रोजन एटम। ये हमने क्या बना दिया, इसका न्यूक्लियस, और ये क्या बना दी, इसकी ऑर्बिट। तो देखो क्वेश्चन को समझो पहले। ये 1H1 एटम, क्वेश्चन में बोला है इसकी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है वो दिया हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी हुई है, कितनी है बताओ? वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है? 2.2 मीटर पर, यानी इतनी स्पीड से ये क्या कर रहा होगा, इसके अंदर घूम रहा है, इसकी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और जब ये घूम रहा है, तो ये जो ऑर्बिट है ना जिसमें ये घूम रहा है, इसकी रेडियस भी होगी कुछ। न्यूक्लियस तो सेंटर पर होता है ना, तो ये जो रेडियस है ना, ये भी दी हुई है। ये कितनी है? रेडियस को चलो स्मॉल आर कह देते हैं। कितनी है? 5 × 10⁻11 कितना?
मीटर। देखो कितनी छोटी रेडियस है ना, एटम भी तो छोटे ही होते हैं ना बहुत। ठीक। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, मतलब इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट बनेगा ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहा है इसमें, इस ऑर्बिट में, तो इसका कितना करंट बनना चाहिए? मतलब अगर यही इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करता है इतनी स्पीड से, तो करंट बनता नहीं बनता? तो उसी का मतलब वही केस ले रहे हैं, बस उसको वायर में मूव ना करा के ऑर्बिट में मूव करा रहे हैं। तो कह रहे हैं बताओ अगर ये इतनी स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका करंट कितना हो सकता था? इक्विवेलेंट करंट बनाना है, समतुल्य करंट। मतलब ये कितना करंट बनाएगा, ये क्वेश्चन, मतलब आपसे करंट पूछा है। आइए आपसे क्या करा है, पूछना है। क्वेश्चन नोट करो पहले। बताओ। आई बराबर क्यू इंटू वी अपॉन एल। ये कहना है भैया ये फॉर्मूला लगेगा, तो बताओ कैसे कैसे लगाएं। हम्म। क्यू चार्ज है। ये क्यू वो चार्ज होता है जो 1 सेकंड में फ्लो होता है वायर में। फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड वाला है ये। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। हाँ। अब बताओ। 6.25, ये तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम कह रहे हैं 1 सेकंड में वायर में जितना चार्ज फ्लो होगा वो क्यू है। अब एक कूलाम चार्ज ही फ्लो थोड़ा ना होगा हर बार, दो भी तो हो सकता है, तीन भी तो हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बता रहे हो तो एक कूलाम में फ्लो होंगे। तो हमें पता है यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है? नहीं पता ना। तो क्यू की वैल्यू ही नहीं पता। क्यू की वैल्यू ये मत कर देना कि भैया चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इतना, क्यू बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 19, क्यू की वैल्यू आ गई। ये क्यू क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट इन 1 सेकंड। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा बस। हो सकता है 1 सेकंड में ये कई सारे राउंड लगा देगा। भाई एक चक्कर लगाएगा तो आप कहोगे कि भैया हाँ इतना चार्ज फ्लो हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में एक ही राउंड लगा रहा होता तो क्यू की वैल्यू फिर इसकी जो चार्ज की वैल्यू वही हो जाती। ठीक है। हमें ये नहीं पता कि ये 1 सेकंड में कितने राउंड लगा देगा, ये नहीं पता ना। मान लो 2 राउंड लगा दिए तो जो 1.6 होता है उसका क्या हो जाएगा, डबल। 1 सेकंड में अगर 3 राउंड लगा दिए इलेक्ट्रॉन ने तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का ट्रिपल। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले का यूज कर सकते थे लेकिन मतलब करेंगे इसी का यूज, इस जैसे का यूज ही करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में टाइम तो नहीं दिया ना कि कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं दिया ना। तो हमें टाइम नहीं दिया होता तो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्यू है फ्लो ऑफ चार्ज, वी है वेलोसिटी, और एल क्या था, वायर की लेंथ। तो यहाँ तो वायर नहीं है ना, यहाँ तो ऑर्बिट है, तो हमें ऑर्बिट की लेंथ निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो इस फॉर्मूले तक ही पहुंचेंगे लेकिन थोड़ा सा समझ के पहुंचेंगे, है ना। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको पता करना है इसमें कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहाँ होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये है कि 1 सेकंड में सर्किट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो 1 सेकंड में हमें नहीं पता ये कितनी बार राउंड लगा लेगा इसके। तो सबसे पहले ये निकालो आप कि ये 1 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है। बात समझ में आ गई? अगर 1 सेकंड में इसने 20 राउंड लगाए तो हम 20 × ई कर देंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 30 राउंड लगाए तो 30 × ई कर देंगे। यानी मेन टारगेट है क्या, क्या निकालना, कितने राउंड लगा रहा है 1 सेकंड में, वो निकालना। ठीक है। अब इधर समझो, 1 सेकंड में राउंड अगर तुम्हें निकालने हैं तो ये चेक करो कि एक राउंड कितनी देर में लगा रहा है, तभी तो 1 सेकंड में पता चलेगा कितने राउंड लगा रहा है। एक राउंड कितनी देर में लगा रहा है वो निकालो पहले, फिर 1 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है वो निकालो, फिर जो राउंड निकलेंगे उसकी चार्ज से, मतलब ई का जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा 1 सेकंड में कितना फ्लो हुआ, वही क्या होगा इसका करंट होगा। ये तो डेफिनेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये कितनी देर में एक राउंड लगा रहा है इस ऑर्बिट का, फिर देखेंगे 1 सेकंड में कितना लगा रहा है। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले निकालना है टाइम, कि कितने टाइम में इसने एक राउंड कंप्लीट किया। तो टाइम निकाल रहे हैं ना, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? यहां लिख देता हूं मैं, टाइम ऑफ वन राउंड, टाइम ऑफ वन राउंड।
एक राउंड का टाइम है ना। तो t इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ डिस्टेंस देखो क्या है, ऐसे चला है ना ये, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, इसकी रेडियस दी हुई है कि स्मॉल आर। बताओ कितनी डिस्टेंस है, कितनी, पूरा ऐसे चला है तो डिस्टेंस कितनी हो गई। कैपिटल आर कहाँ है, यहाँ बात नहीं है कैपिटल आर की। हाँ, अरे सर्कल में ये पूरा घुमाया तो सरकमफ्रेंस में घुमाया ना, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस में घुमाया। इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई। तो ये डिस्टेंस हो गई ना इसकी, वृत्त की परिधि में ही तो घुमाया ना। अपॉन में क्या लिखते हैं, स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी, v। अभी v लिख दो, अभी वैल्यू मत रखो, है ना। सही है यहाँ तक। तो ये क्या निकल कर आया, टाइम ऑफ 1 राउंड। हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड में कितने राउंड लगाए हैं, है ना। तो ये टाइम ऑफ 1 राउंड है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितने राउंड लगा दिए, एक राउंड इतने टाइम में लगाया है। अब नंबर ऑफ राउंड इन 1 सेकंड को पता है क्या बोलते हैं, किसी भी चीज के अगर राउंड काउंट कर रहे हो ना आप 1 सेकंड में, तो उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में, जैसे मान लो, ये मान लो एक पेंडुलम है, तो ये 1 सेकंड में ऐसे करके 5 राउंड लगा देता है। इसका एक राउंड कब कंप्लीट होगा, जब ये ऐसे जाएगा और यहाँ आ जाएगा वापस। ये एक राउंड है, पहले ऐसे गया, फिर जगह पे आया, फिर ऐसे गया, फिर जगह पे आया, ये एक राउंड है। तो ऐसे करके ये चल रहा है मान लो। तो मान लो 1 सेकंड में इसने 5 राउंड लगा दिए, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। समझ गया ना। 1 सेकंड में कोई चीज जितने राउंड लगाती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये पंखा है, ये घूम रहा है ना, ये पर घूम रहा है ना, 1 सेकंड में ये जितनी बार एक चक्कर लगा रहा है, मतलब जितने चक्कर लगा रहे हैं 1 सेकंड में, उसी को इसकी क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, 1 सेकंड में राउंड का मतलब आपको इसकी क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एन कह देते हैं, स्मॉल एन, नंबर ऑफ राउंड, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या, एक चक्कर में कितना टाइम लगा। एक चक्कर में जो टाइम लगा उसको अगर 1 से डिवाइड कर देंगे हम, मतलब 1 को उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की क्या होती है, इनवर्स। टाइम पीरियड को रिवर्स कर दो तो क्या निकल जाती है, फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में कितने राउंड लगे। यानी यहां से एन बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी। टाइम पीरियड टी है ना, टी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई r अपॉन v। तो यहां रखो टी की जगह। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई r और डिवाइडेड बाय v। ये v कहां जाएगा, तो v/2 पाई r। इस इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में इतने राउंड लगाए हैं, सही है। अब आपको राउंड पता चल गए ना कितने लगाए हैं, तो अब आपको चार्ज भी पता चल जाएगा कितना फ्लो हुआ है 1 सेकंड में। जितने राउंड लगे हैं उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, अरे 2 राउंड लगे हैं तो 2e, 3 राउंड लगे हैं तो 3e, 4 राउंड लगे हैं तो 4e। ई से करनी है ना, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो हम निकाल रहे हैं। तो स्मॉल एन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, ई से। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। तो कितने राउंड लगाए हैं उसने, देखो v/2 पाई r, इनटू में क्या आ जाएगा, ई। ये फ्लो ऑफ चार्ज आ गया इन 1 सेकेंड। फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड को ही क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, करंट। तो यहां से आई की वैल्यू, आप वैल्यू दे रखी है सारी, पुट करके आंसर निकाल, ठीक है। तो नोट करो, कहीं डाउट हो तो पूछना, है ना, एकदम। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके दिखाओ जल्दी। क्वेश्चन है, एक वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है भाई, ठीक है। ऐसे ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, वायर में करंट फ्लो हो रहा है 20 माइक्रो एम्पियर का, बस इतना बोला है। और भी कुछ बोला है क्या, हाँ 30 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, कितनी सेकेंड में, 30 सेकेंड में ये करंट फ्लो हो रहा है इतना। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट, चार्ज कितना फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है आपको। और सेकंड पॉइंट निकालना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी से करो फटाफट। 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए इसका, दोनों पॉइंट का। हेलो, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, फ्लो ऑफ चार्ज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू आई टी, तो क्यू इक्वल टू आई कितना है 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 60 कितना है 30। तो ये देखो दो जीरो से दो पावर खत्म, 3 2 जा 6, 10 की पावर माइनस के 4। ये कूलाम में क्या आ गया हमारा चार्ज। अब इतना चार्ज फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो आपसे पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इतने कूलाम चार्ज वायर में फ्लो हो रहा है, तो आपसे पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना। तो देखो इसको ऐसे कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, क्यू बराबर एन ई, याद है। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो एन अगर निकालना है तो फिर मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, देखना जरा। ये लगाया ना तुमने, तो डिवाइड होगी ना ई से। तो चार्ज जो आया, चार्ज ये है, उसकी ई से डिवाइड कर दो, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस, समझ गए। तो ऐसे कर सकते हो। या देखो इसका एक तरीका और है, या तो ऐसे तो अब तो कर ही लोगे, या देखो अगर ये फॉर्मूला मान लो आपको याद नहीं आ रहा, अभी जो पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर वो चीजें तो याद है, उससे भी हो जाएगा। जैसे इतने गुलाम चार्ज फ्लो हुआ है वायर में, तो मैंने आपको बताया था एक गुलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, एक गुलाम में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ये कितने में होते हैं, एक में। हमारे पास कितना है, इतना। तो एक में उतने हैं, तो इतने में कितने होंगे, क्या होगी इससे उसकी, इससे उसकी मल्टीप्लाई, जितना एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। बात समझ आ रही है ना। जैसे अगर मैं कहूं एक पेन 10 रुपए का है, तो 10 पेन कितने के हो गए, 100 रुपए के। जो 10 रुपए है उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है इतने में कितने होंगे, तो इसकी इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तुम क्या कर रहे हो, तुम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। चार्ज से थोड़ी ना करनी है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इनसे करेंगे। तो बताओ 6 गुलाम में कितने होंगे, ये एक में तो इतने हैं, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इससे। ये चार्ज लिखा है ना, चार्ज में इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना तुम, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 6 × 10 की पावर माइनस के 2, इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा, सेम। फॉर्मूला याद नहीं है तो ये भी लगा सकते हो। एक्चुअल में ये यही है, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका एक ही है, अलग नहीं है। क्योंकि ये जो निकाला था ये तो इसी तरीके से निकाला था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तरीके थे लगाने के, आप बिल्कुल गलत वाला लगा रहे थे तरीका। अब हम है ना थोड़ा सा और समझ लेते हैं नया टॉपिक। थोड़ा आज समझेंगे, थोड़ा बाकी बचा हुआ कल समझेंगे, है ना। तो रफ कर दूं मैं, करके देख लेना, इससे इससे सेम आंसर आएगा। रफ कर दें भाई। अब हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स। और इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। जल्दी हेडिंग डालो।
3 इलेक्ट्रॉन मॉडल, है ना। तो देखो जरा इधर, हमने हेडिंग डाली है इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स। मेटल के बारे में तो जानते हैं ना आप, क्लास 10th में केमिस्ट्री में चैप्टर है एक मेटल नॉन मेटल करके। पर वैसे भी जानते हैं मेटल के बारे में, क्या मेटल के एग्जांपल दो। ये मार्कर मेटल है, तो क्या होते हैं मेटल? लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, आयरन। लोहा और आयरन एक ही है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेटल है। मेटल में होता क्या है, देखो हम इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल को आप कंडक्टर भी कह सकते हैं। जितने भी मेटल होते हैं ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक इनमें कंडक्शन हो जाता है, यानी करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाता है। उसी को समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो जाता है मेटल के अंदर। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक मेटल का वायर है, ये एक मेटल का वायर है, सपोज करो ये कॉपर का है। किसका है? कॉपर के ज्यादातर वायर बनते हैं ना, तो कॉपर का ले लिया हमने, है ना। लेकिन कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है ना। सिल्वर के वायर बना नहीं सकते ना? नहीं बना सकते ना, क्यों क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सिल्वर, सिल्वर के वायर बनते हैं कॉपर के। कॉपर के, सिल्वर के क्यों नहीं बनते? अबे कमजोर नहीं होता, महंगा होता, महंगा। बस सिल्वर बहुत कमजोर होता है। कंडक्टर इससे भी अच्छा है वो, मतलब उसमें करंट और अच्छे से फ्लो हो सकता है सिल्वर के अंदर। लेकिन उसके वायर हम नहीं बनाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। उसमें तेरा घर चला जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉपर के वायर बनाते हैं। कॉपर दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे सिल्वर, दूसरे पे कॉपर। तो अब हम देख रहे हैं फ्लो होता कैसा है करंट। तो थोड़ा मैंने आपको बताया, थोड़ा और बता देता हूँ। तो देखो ये जो वायर है, इस वायर, ये वायर किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है वायर, एटम से मिलकर बना है ना। इस वायर में क्या होंगे बताओ? बहुत सारे एटम होंगे। एटम होंगे, एटम, इलेक्ट्रॉन मत बोल बार बार। अब एटम क्या होता है? एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो कॉपर अगर आपने लिया तो कॉपर में एक ही ऑर्बिट थोड़ी ना होगी। एक ऑर्बिट तो किसमें होती है? हाइड्रोजन में होती है। अगर आपने कॉपर, सिल्वर ऐसे करके मेटल लिए हैं तो फिर तो कई सारी ऑर्बिट होती हैं। हमने मतलब कॉपर की नहीं बनाई है ये, मतलब कई सारी बना के दिखाई है जनरल, ठीक है। अब इन ऑर्बिट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमने मान लो इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान समझो। यही मैं कंटिन्यू करूंगा कल, है ना। तो आज समझा रहा हूँ, इसी को यहीं से कंटिन्यू करूंगा कल, क्योंकि टाइम हो चुका है ना। तो इधर देखो, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन है। ये इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं? ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। एक्चुअल में देखो ऑर्बिट ऐसी नहीं होती है ना। एक्चुअल में कैसे होती है पता है? एटम का रियल वाला डायग्राम देखा है कभी? कैसा होता है? देखो ऐसे करके देखा है कोई डायग्राम? ऐसे करके, ऐसे करके देखा है? तो ये जो है ना, ये होती है ऑर्बिट। ये इस एटम का 2D डायग्राम है। ये जो है ना, ऐसे कोई ऑर्बिट ऐसे होती है, तो कोई ऑर्बिट ऐसे होती है, कोई ऑर्बिट ऐसे होती है, कोई ऐसे होती है। एटम में ऐसे होती है ऑर्बिट, समझ रहे हो ना। छोटी वाली ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे होती है। होती सर्कुलर ही है, लेकिन सर्कल ऐसे ऐसे बने होते हैं 3D में। ये वायर 3D में होगा ना, लेकिन अब तो देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसे करके प्लेट रखी है कोई, तो 2D में। तो 2D में इसका इजी फिगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सबको क्या दिखा दो? एक ही पेज पे सब ऑर्बिट हो, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पास वाले इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस की पावर से क्या बंधे हुए हैं? ये अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। ये तो बाहर नहीं निकल सकते, ये भी नहीं निकल सकते, ये भी नहीं जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम, जो फोर्स है ना अट्रैक्शन वाली, दो चार्ज के बीच जो कुलाम फोर्स लगती है, वही तो फोर्स लग रही है यहाँ पे दो चार्ज के बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हम, वो फोर्स क्या होती जाएगी? अट्रैक्शन फोर्स वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और मेटल्स के केस में क्या होता है? जो लास्ट वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाहर ही निकल जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा आप रब कर दो या हीट कर दो तो वो बाहर रहते हैं। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर कॉपर लाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर भी 25 होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा क्या हो गई? हीट हो गई।
तो वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना उसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर भी उससे ऑर्बिट से कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा निकलकर, तो अब ये इसके अंदर ऑर्बिट में घूमेगा नहीं। ध्यान रखना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, पास वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी फोर्स ज्यादा है। उसको निकालने के लिए आपको और ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा एक्सटर्नल गर्म करो उसको बहुत ज्यादा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इसको फिर क्या कहा जाएगा बताओ, इसको कहा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहा जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक नहीं निकलेगा, क्या एक ही एटम होगा क्या इसमें, करोड़ों एटम होंगे। करोड़ों एटम के अंदर अरबों खरबों यानी मिलियंस बिलियंस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। मिलियंस बिलियन में से कुछ मिलियन तो निकल ही जाएंगे बाहर, पहले से ही निकले हुए होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि ये ऐसे ही टहल रहा होगा मस्त, कोई इधर चल रहा होगा, कोई इधर चल रहा होगा, कोई इधर चल रहा होगा। इनमें क्या हो रहा होगा, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। ऐसे घूम रहे होंगे आराम से, कोई इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा। ये सारे वो इलेक्ट्रॉन है जो अब ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, ये फ्री हो गए। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, अभी तो ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। और ये कहां पर है, ये वही है जहां एटम है। एटम के बीच में जो फिल इन द ब्लैंक होता है, मतलब खाली स्थान जो होता है, उसके अंदर ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर मंडरा रहे हैं ऐसे अभी वायर के अंदर, है ना। ये हर मेटल के अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में नहीं है तो फिर वो मेटल ही नहीं है, फिर वो क्या आ जाता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से इंसुलेटर में करंट का भी फ्लो नहीं होता। कुछ मेटल, कुछ मतलब मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें होते भी है नहीं भी होते, फिर उनको क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर। बताया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बहुत कम रख रहे हो तो नहीं होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, सबके सब बंधे हुए होंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंसुलेटर में ना होंगे और ना हो पाएंगे, कितना भी उसको हीट दे दो वो जल जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बात समझ आ गई। तो अब ये जो कॉपर है, इसमें क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप बाहर से कोई ना कोई इन पर फोर्स लगाओगे, तो ये अभी तो रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, करंट अभी फ्लो नहीं होगा। रैंडम मोशन से करंट फ्लो नहीं होता है। करंट तब फ्लो होगा जब इनको एक ही डायरेक्शन में फोर्स दे दी जाए, तो एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे क्या करने लगे, मोशन करने लगे, तब हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, है ना। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा, जब आप बैटरी या कोई भी सोर्स वगैरह लगा दोगे ना, तो वो इन पे एक ही डायरेक्शन में क्या लगा देगी, फोर्स लगा देगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहे थे वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे, और इस वायर में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मानते हैं डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब जिस मेटल के अंदर इन फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा नंबर में होंगे, वो मेटल क्या है, अच्छा कंडक्टर है, उसी को तो अच्छा बोलेंगे। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है वो बैड कंडक्टर है। इसलिए लोहे के हम वायर नहीं बनाते हैं, लोहा तो बहुत सस्ता मिलता है, कॉपर से भी सस्ता है, तो लोहे के वायर बना लो। लोहे के नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। सबसे अच्छा अगर कोई कंडक्टर है तो वो सिल्वर है, लेकिन फिर वो बहुत महंगा है ना, तो इसलिए उसके भी नहीं बनाते। तो मीडियम आ जाते हैं, एल्युमिनियम के भी बनते हैं और कॉपर के भी, इनके ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि ये दोनों सस्ते भी हैं और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी। बात समझ में आ गई। इसके आगे का और अभी और कहानी बतानी है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे कल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये सब हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे से, ठीक है। तो नोट कर दो।